एक बार की बात है, शशि नाम का एक आदमी अपनी बेटी गोपी के साथ रहता था। शशि एक ड्राइवर था। उसके मालिक के बेटे का नाम अजय था। अजय बहुत ही घमंडी था। एक दिन, पिताजी, मुझे कुछ किताबें चाहिए, क्या आप मुझे किताबें दिला देंगे? शशि हाँ बोलकर अपने काम पर चला जाता है। गोपी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। शशि गरीब था, पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन शशि अपनी बेटी के साथ अपने मालिक के बेटे के जन्मदिन पर उनके घर जाता है। घर देखकर, पिताजी, आपके मालिक का घर कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ बेटा, वो तो है। शशि कुछ काम में वहाँ व्यस्त हो जाता है। गोपी अकेले एक कोने में खड़ी होती है। गोपी की नजर सामने रखी किताब पर पड़ती है। गोपी उस किताब को उठाकर पढ़ने ही जा रही होती है कि तभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताब को छूने की? तुम्हें इस घर में आने दिया वही बहुत है। गरीब कहीं की, बड़ी आई किताब पढ़ने वाली। गोपी को अजय की बात बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप उदास खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में केक काटा जाता है। शशि अपनी बेटी के साथ वापस घर आ जाता है। अगली सुबह, पिताजी, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? बेटा, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। गोपी उदास होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में पोएम कंपटीशन में गोपी फर्स्ट आती है। उसे एक गिफ्ट मिलता है। गोपी घर आकर, गिफ्ट खोलकर तो देखो कि क्या मिला है। गोपी स्कूल से आते ही बिना कुछ खाए पिए गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक सुंदर सी किताब होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये किताब। गोपी किताब खोलती है। वो तो अक्षरों की किताब होती है। अरे ये क्या? ये तो अक्षर वाली किताब है। जब मैं छोटी थी तब ये किताब पढ़ती थी, पर कोई नहीं, दोबारा पढ़ लेती हूँ। ये किताब दिखने में बहुत सुंदर है। गोपी किताब पढ़ना शुरू करती है। आ से आम। इतना कहते ही गोपी के सामने बहुत सारे आम आ जाते हैं। गोपी बहुत हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी गोपी दोबारा किताब में एक और अक्षर पढ़ते हुए बोलती है, प से पैसे। इतना बोलते ही गोपी के सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। गोपी बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो जादुई अक्षर की किताब है। मैं जो भी अक्षर बोल रही हूँ वही चीज मेरे सामने आ रही है। गोपी और अलग अलग अक्षर पढ़कर कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े और मिठाई मांग लेती है। थोड़ी देर में शशि आ जाता है। शशि घर में इतना सारा अलग अलग सामान देखकर गोपी से पूछता है, बेटी गोपी, ये इतनी सारी मिठाई, कपड़े और पैसे कहाँ से आए? गोपी पिता को सारी बातें बताती है। शशि बहुत खुश हो जाता है। दोनों को अपने नसीब पर यकीन नहीं हो रहा था। सुबह गोपी जादुई अक्षर की किताब उठाती है और दूध, ब्रेड, किताबें। गोपी का ऐसे पढ़ते ही जादुई अक्षर की किताब से सारी चीजें सामने आ जाती है। ये सब शशि देख रहा था। वो गोपी के पास जाता है और, बेटा, इस जादुई अक्षर के किताब से तुम अपनी जरूरत का सामान ही मांगो और इससे दूसरों की मदद के लिए भी कुछ मांगना। गोपी पिता की बात समझ जाती है और उस दिन के बाद से वो सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही मांगती है। तभी एक दिन अजय के स्कूल के पास खड़े होकर गोपी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ मेरे स्कूल के पास क्या कर रही हो? मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रही हूँ। आज तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़ने नहीं आए हैं। मेरे पिताजी ने उन्हें किसी और काम के लिए कहीं और भेज दिया है। तभी अजय की नजर गोपी की कपड़ों पर पड़ती है और वो कहता है, क्या बात है, बड़े अच्छे कपड़े, सैंडल पहन रखे हो। क्या है, हाथ में पर्स भी है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? गोपी अजय को कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। काफी रात हो जाती है। शशि घर आता है और वो बहुत थका हुआ होता है। पिताजी, कल से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो और आपके मालिक आपको इतना कम वेतन देते हैं। बेटा, क्या करूं?
मुझे और कुछ आता भी नहीं है। तुझे छोड़कर मैं कहीं दूर भी नहीं जाना चाहता, इसीलिए मालिक जो देते हैं वो मैं ले लेता हूँ। पिता की बात सुनकर गोपी जादुई अक्षर की किताब खोलती है और का आ रा कार। उसके ऐसा बोलते ही घर के बाहर एक कार आ जाती है। दोनों बाहर जाते हैं और कार देखकर, बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम इस जादुई अक्षर की किताब से सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेंगे या फिर दूसरों की मदद का सामान। पिताजी, ये कार हमारी जरूरत के लिए भी है और दूसरी के लिए भी है। ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी, आप अपने मालिक की कार की जगह इसे चलाइए और गांव में जरूरतमंद लोगों को अगर कहीं जाना हो तो आप उन्हें अपनी कार में छोड़ देना। अगर कोई पैसा देना चाहे तो रख लेना। यदि कोई बहुत गरीब है तो हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। बेटी की बात सुनकर शशि गोपी को गले लगा लेता है। अगले दिन से शशि काम पर नहीं जाता है। ये बात सुनकर अजय अपने पिता को बोलता है, पिताजी, लगता है इन लोगों की कोई लॉटरी लग गई है। मैंने कल ही गोपी को बहुत अच्छे कपड़े और सैंडल में देखा था। ये सुनकर अजय के पिता अजय की बातों को अनदेखा कर देते हैं और अपने काम करते रहते हैं। उधर शशि अपनी जादुई अक्षर की किताब से मांगी हुई कार से सबकी मदद करता है। सभी गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। पता लगाना पड़ेगा क्या माजरा है। रात में अजय चुपचाप गोपी के घर में चला जाता है। तभी एक औरत रोते हुए आती है और शशि से कुछ पैसे मांगती है। उस औरत के बेटे का ऑपरेशन होना था। शशि के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। वो गोपी को सारी बातें बताता है। तभी गोपी किताब खोलती है और पा ए से पैसे। जैसे ही गोपी पैसे कहती है तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। गोपी वो पैसे अपने पिताजी को दे देती है और शशि वो पैसे उसके घर पर आई औरत को दे देता है। ये सब अजय देख रहा था। वो समझ चुका था कि ये कोई जादुई अक्षर की किताब है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं छुप जाता हूँ। दोनों के सोने के बाद ये किताब चुरा लूंगा। थोड़ी देर में गोपी और शशि अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अजय गोपी के कमरे में जाकर उस जादुई अक्षर की किताब को चुराने की कोशिश करता है। जादुई अक्षर की किताब को छूते ही अजय को बहुत जोर का झटका लगता है और वो कमरे में धड़ाम से गिरता है। आवाज सुनकर, ये कैसी आवाज है? ये तो गोपी के कमरे से आ रही है। आवाज सुनकर गोपी भी उठ जाती है। तभी कमरे में शशि भी आ जाता है। दोनों देखते हैं कि अजय नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। शशि अजय को उठाता है और गोपी कहती है, पिताजी, मैं समझ गई ये यहाँ क्यों आया है और जो हुआ इसके साथ अच्छा ही हुआ। बुरे काम का बुरा नतीजा। शशि गोपी को डांटता है और अजय से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अजय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोपी और शशि दोनों से माफी मांगते हुए कहता है, आप दोनों और जादुई अक्षर की किताब, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। सभी अजय को माफ कर देते हैं और उसके बाद अजय और गोपी में दोस्ती हो जाती है। इसी तरह गोपी और शशि उस जादुई अक्षर की किताब से सबकी मदद करते रहते हैं। रामबदन एक सफाई कर्मचारी था। अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया करता था। जिस जगह पर उसकी ड्यूटी रहती थी वो जगह चमकती रहती थी। पर उसकी पत्नी चंपा बहुत ही लालची और कामचोर स्त्री थी। उसके कामों में मदद करने की बजाय रोज उसकी कमाई को लेकर ताने ही मारती रहती थी। एक बार जैसे ही वो थका मांदा घर आया, जरा पानी दे दे, बड़ी गर्मी है आज। ऐसा लगता है जैसे कोई अफसर लगा है। सफाई ही तो करता है, खुद पानी भी नहीं ले सकता। मैं घर के काम भी देखूं, बच्चों को देखूं और इसकी भी टहल बजाऊं। चंपा ने उसके सामने पानी का लोटा पटक दिया। दिन भर तो तेरे लिए ही खटता रहता हूँ, पर तू खुश होने की जगह आते ही जली कटी सुनाने लगती है। हाँ हाँ, तू तो मोटी मोटी गड्डियाँ लाकर देता है ना मुझे। तुझे पता भी है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है।
तू तो दिन भर सुट्टे लगाता रहता है और दो एक काम करके बैठ जाता है। अरे भगवान, काहे को मन खराब करती है। कल से घरों में भी काम कर लिया करूंगा। मैं तो तेरे पास रहने के बहाने ढूंढता रहता हूँ, पर अगर तुझे मुझसे ज्यादा पैसों की चाहत है तो मैं कल से रात तक काम करने को राजी हूँ। बस तू किसी तरह खुश रहे। इस औरत का पेट कभी नहीं भरने वाला है। अभी तो बच्चे हो गए। शुरू में तो 2 ही आदमियों का खर्च था, तब भी हमेशा पैसों का ताना देती रहती थी। मेरे पैसे अपने साज श्रृंगार और भाई भतीजों पर ही उड़ा देती है, और मैं मूर्ख उसके प्रेम में पागल होकर सारे पैसे उसके हवाले कर देता हूँ। कल से कुछ और काम पकड़ लूंगा। दूसरे दिन रामबान सुबह सुबह ही अपनी झाड़ू लेकर निकल रहा था। तभी 5 वर्षीय बेटा गुल्लू, बाबू, मुझे भी हैरी पॉटर वाली ये झाड़ू चाहिए। इस पर बैठकर आसमान में उड़ जाऊंगा। अरे, अपने बेटे को तो मैं पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। उसके बेटे को गोद में उठा लिया। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गया? पैसे कमाने हैं तो जल्दी निकलना होगा। रामबान ने झाड़ू उठाई और चल दिया। सबसे पहले वो एक बूढ़ी अम्मा के घर गया, जो कई सालों से उससे अपने घर की सफाई और छोटे मोटे सौदे बाजार से मंगवाती थी। बदले में उसे एक प्याली चाय बड़े प्रेम से पिलाती थी। उसको पता था कि वो उसे आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकती थी, पर उनसे उनका अथाह स्नेह था। उनके घर पहुंच के, अम्मा, कुछ लाना है तो ले आऊंगा, बता दो। नहीं बेटा, खाली सफाई कर दो। रामबान ने उनके घर और बाथरूम की सफाई कर दी। अम्मा, मैं बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। रामबान अपनी ड्यूटी में लग गया। 2 बज गए थे। वो 2 घरों में गया जहाँ पहले भी उन लोगों ने कई बार काम करने को कहा था। अब से रोज ही सफाई कर दिया करूंगा। घर के खर्च बढ़ गए हैं। 1-2 घर और हो तो बता दीजिएगा। दूसरे दिन ही उसे 2-3 काम और मिल गए थे। अब वो जी तोड़ मेहनत करने लगा। सुबह सुबह ही निकल जाता और रात 9 बजे तक घर आता। उसकी पत्नी चंपा अभी भी उसे सीधे मुंह बात न करती। सारे पैसे कहाँ खर्च करती राम जाने। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। एक दिन जब राम बदन काम करके वापस आया तो उसने देखा कि चंपा का भाई मुकुंदी घर में बैठा है। दोनों खूब खुश थे। भाई आजकल तो वो मेहनत करता है, सारी कमाई मेरे हाथ में ही दे देता है बेचारा। कभी कभी उस पर तरस भी आता है। देख चंपा, तू रामदेव पर ज्यादा तरस तो खा मत। उस पर जितना दबाव डालेगी वो उतनी ही मेहनत करेगा। अगर तू यूं ही उसकी लल्लो चप्पो पर लगी रहेगी तो वो पहले की तरह ही खाली नौकरी बजाकर घर आ जाएगा। इसीलिए उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। राम बदन की समझ में सब कुछ आ गया था। उसका उत्साह ठंड पड़ गया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात मान लेता था। पर अपने भाई के कहने में आकर वो उस पर इस तरह अत्याचार कर रही है, उसे सपने में भी नहीं सोचा था। वो घर में आया तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। आज काम पर नहीं जाएगा क्या? दिन चढ़ आया है, अभी तक सो रहा है। पर राम बदन से उठा ही नहीं गया। वो सोता ही रह गया। 1 हफ्ते बाद दोपहर को जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसके शरीर में जान ही न रह गई थी। वो उठकर धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के पास गया। अम्मा, कहाँ हो तुम? अरे तू कहाँ रह गया था रे? इतने दिनों से नहीं आया। राम बदन ने सारी बातें बूढ़ी अम्मा को बताई और बोला, अम्मा, मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम ही बताओ। मेरी अपनी बीवी दूसरों की बातों में आकर मुझ पर इतना अत्याचार कर रही है। मेरा तो दिल ही टूट गया है। काम करने की ताकत ही नहीं बची। अच्छा सुन, तू इधर आ, बैठ। मैं तुझे एक झाड़ू देती हूँ। ये जादुई झाड़ू है। तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। बस इस झाड़ू को बोल देना कि कहाँ की सफाई करनी है, और इसको बांधने वाली जो रस्सी है ना, उसमें तू जो भी झाड़ू बांधेगा वो जादुई हो जाएगी। लेकिन अम्मा, इसको लेकर क्या करूँगा? तू घर में आराम कर।
तनख्वाह वाले दिन जाकर पैसे ले आना। अब अपने पैसे अपने पास ही रखना। रामबदन झाड़ू लेकर घर आ गया। उसने झाड़ू अपनी खटिया के नीचे रख दिया, फिर सो गया। सुबह उठकर झाड़ू से कहा, ओ झाड़ू, मेरे सारे घरों को सफाई करके आ जा और राम चौक की हर गली को अच्छी तरह से चमका देना। झाड़ू उड़ चली और 2 घंटे में उसके पास आ गई। रामबदन सारे दिन अपने घर में बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। अब तो ये रोज का नियम बन गया। अब तो वैसे भी रामबदन के पास बहुत पैसे हो गए थे। वो चंपा को खर्च भर का पैसा दे देता, बाकी पैसे अपने पास ही रख लेता। तू तो सारे दिन घर में बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उठते ही चक्कर आते हैं, मैं क्या करूं? चंपा जल भुनकर राख हो जाती। एक दिन चलकर कुछ झाड़ू ही बना लूं। उसने जादुई झाड़ू से रस्सी निकालकर 4-5 झाड़ू बनाकर अड़ोस पड़ोस में बेच दी। 6-7 दिन बाद, अरे भैया रामबदन, तुम्हारी झाड़ू तो बड़ी कमाल की है, हाथ लगाते ही पूरी सफाई कर डालती है। हाथ तो और मजबूत भी इतनी की चाहे तो लाठी का काम ले लो। चंपा ने सब सुन लिया। वो समझ गई कि उसके पति के पास जादुई झाड़ू है। ओहो, तो ये बात है। जादुई झाड़ू से सारे काम करवाकर खुद आराम से बैठा है। कल ही मुकुंदी को बुलाकर तेरी सारी हेठी निकलवा दूंगी। रामबदन ने देख लिया था कि चंपा ने उसकी सारी बातें सुन ली है। अब वो जादुई झाड़ू उसके पास नहीं रहने देगी। वो बहुत लालची औरत है। उस झाड़ू से न जाने कौन कौन से काम करवाएगी। ऐसा करता हूँ, जादुई झाड़ू को बूढ़ी अम्मा को सौंप दूंगा और उस जगह पर साधारण झाड़ू रख दूंगा। चंपा ने तुरंत अपने भाई मुकुंद को बुलवाया। भाई, उसके पास तो जादुई झाड़ू है, किसी तरह उसको हथियाना है। जब रात में वो सो जाएगा तब हम उसको निकाल लेंगे। रात में जब उसके कमरे से झाड़ू लेकर आई तो उसे बार बार पटकने लगी। अरे ओ झाड़ू, जल्दी मेरे घर की सफाई कर दे। झाड़ू टस से मस न हुई, बल्कि उसने तुरंत रौद्र रूप धारण कर लिया और दोनों की पिटाई करने लगी। मारते मारते उन दोनों को रामबदन की कोठरी में ले गई। अरे हमें बचाओ, ये झाड़ू हमारी जान ले लेगी। झाड़ू ने अपनी रस्सी में दोनों को बांध लिया और फिर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। भाई, हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अब से मैं तुम्हारे घर के मामलों में कभी दखल नहीं दूंगा। झाड़ू रुक जाओ। उसके इतना कहते ही झाड़ू रुक गई और उन दोनों की रस्सियां भी खुल गई। मुकुंदी तो सरपट अपने घर की तरफ भागा। चंपा अपने पति के पैरों में लोट लोट कर माफी मांगने लगी। रामबदन अब उसकी नस नस से वाकिफ हो गया था। उसने जादुई झाड़ू बूढ़ी अम्मा को वापस कर दिया और पहले की तरह ही अपनी नौकरी करने लगा।